हेलो क्लास 9। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक नया कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हैं चैप्टर, उसका नाम है ग्रेविटेशन और उसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है बायोएंसी या बायोएंट फोर्स। इसके बारे में आपने क्लास 8 में थोड़ा सा जाना है, पूरी तरीके से नहीं। सिर्फ आपने ये जाना होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में जाता है तो लिक्विड ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है उस ऑब्जेक्ट पर, उसको हम लोग बायोएंट फोर्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर उसी कॉन्सेप्ट को हम अच्छे तरीके से क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए हेडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ बायोएंसी। कॉन्सेप्ट ऑफ बायोएंसी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए, द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड, कोई भी लिक्विड है तो वो अगर कोशिश करता है या पूरा वो कर भी लेता है। टेंडेंसी का मतलब होता है किसी भी चीज को पूरा कर लेना या उसकी कोशिश करना। तो अगर वो टेंडेंसी दिखाता है कोई लिक्विड, एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड का मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ। एक्सर्ट का मतलब क्या होता है, लगाना। तो अगर कोई लिक्विड ऊपर की तरफ बल लगाने की कोशिश करता है या एक्चुअली में करता है ऑन द ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु पर, और वो वस्तु की खासियत क्या होनी चाहिए, इमर्ज होना चाहिए। किसमें, लिक्विड में। इमर्ज इन इट, है ना। अगर वो उस लिक्विड में, इट किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, उस लिक्विड के लिए, तो उस ऑब्जेक्ट को इमर्ज होना चाहिए उस लिक्विड में, तभी वो लिक्विड उसको ऊपर की तरफ धक्का देगा। और उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बायोएंसी के नाम से जानते हैं या बायोएंट फोर्स के नाम से जानते हैं। तो क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसको दोबारा दोहराइए, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ डिस्प्ले की सही तरीके से है कि नहीं स्टेबल। तो इसका डिफिनीशन है, द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इमर्ज इन इट इज कॉल्ड बायोएंसी। यानी बायोएंसी किसे कहा जाता है, जब कोई लिक्विड किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो किसी भी लिक्विड में है इमर्ज किया हुआ, डूबा हुआ, तो वो उसको ऊपर की तरफ धक्का देगा और इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बायोएंसी बोलते हैं। ठीक है। आपके मन में आ रहा होगा कि हाँ सर ये तो समझ में आ गया, लिक्विड तो फोर्स लगाता है, क्या गैस भी लगाता है? हाँ, गैस, सॉलिड, लिक्विड सब एक्शन का रिएक्शन देता है। आप दबाव डालोगे तो भी आप पर दबाव डालेगा ना, जस्ट लाइक वैसे ही काम करता है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सॉलिड के लिए तो जानते ही हैं आप, किसी भी बॉल को आप मारिए पृथ्वी पर, अर्थ पे, सरफेस पे, तो वो बाउंस अप करता है ना, करता है कि नहीं करता है? तो क्योंकि फोर्स लगा रहा है, वहां से एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पर भी हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, गैसेज आर एल्सो एक्सर्टेड फोर्स। गैसेज आर एल्सो एक्सर्टेड फोर्स, है ना, लाइक लिक्विड। जैसे लिक्विड लगाता है ना, वैसे ही ये भी लगाता है। और साथ में आप कह सकते हैं कि सर सॉलिड भी लगाता है। बट सॉलिड, लिक्विड और गैस में थोड़ा सा अंतर है। बोलिएगा सर क्या है? अब देखिए, सॉलिड के अंदर ऑब्जेक्ट तो नहीं न जा सकता है, लेकिन लिक्विड में इमर्ज हो सकता है। गैस में तो कहना ही नहीं, हम लोग गैसे में नहीं इमर्ज किए हुए हैं। देखिए तो अपने आप को देखिए, आप गैस के चारों तरफ से घिरे हुए हैं। और अगर आप स्नान करने जाते हैं कहीं पे तो लिक्विड से घिर जाते हैं, है ना, नहर वगैरह में। तो यहाँ पर आप देखोगे सॉलिड में बस अंतर यही है, लेकिन सब सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, एक्शन का वो रिएक्शन देता ही है। तो जस्ट लाइक दैट कि भाई लिक्विड में अगर कोई इमर्ज होता है तो वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, ऐसा नहीं है। ऊपर से भी लिक्विड फिर नीचे की तरफ बल लगाने लगता है। उसको दाएं तरीके से भी, मतलब दाएं तरफ से भी बल लगता है, बाएं तरफ से भी लगता है, हर एक डायरेक्शन में लगता है। रीजन क्या है कि वो बीच में, ठीक है ना, वो इमर्ज कर गया है, डूब गया है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो गैसेस के लिए और लिक्विड के लिए ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि इसमें इमर्ज कहा जाता है ऑब्जेक्ट और सॉलिड में इमर्ज नहीं करता है। ठीक है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया? मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ सर बायोएंट फोर्स तो लगता है, लेकिन कभी कभी ये ज़्यादा लगता है और कभी कभी ये कम लगता है, ऐसा मैंने सुना है। बिल्कुल सुना है और सही सुना है। मान लीजिए कि आप कहीं पर नहर में या कहीं तालाब में गए स्नान करने, और वहाँ पर आपने छलांग लगा दी तालाब में। तो कभी कभी क्या होता है कि तैरने वाले जो नहीं होते हैं वो डूबने लगते हैं। तो आप डूबने लगते हो और तैरने वाला नहीं डूबता है, इसके पीछे रीज़न क्या है? वो कौन सी ऐसी चीज़ करता है, वो कौन सा ऐसा उपाय लगाता है जिसके कारण वो डूब नहीं पाता है? अगर आप ध्यान से देखोगे, उसके उपाय पर ऑब्जर्वेशन करोगे, तो आपको ये दिमाग में आएगा कि वो अपने सरफेस एरिया, अपने शरीर के सरफेस एरिया को जो कांटेक्ट हो रहा है उस लिक्विड के साथ, उसको बढ़ा देता है।
यानी एक तरह से वो अपने वॉल्यूम को बढ़ा देता है। पहले वो सीधा था लेकिन वो अब क्या ले डाउन हो गया है, जिसके कारण उसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ गया है और जिसके कारण वॉल्यूम भी वो ज़्यादा डिस्प्लेस कर रहा है ना। सिंपल सा लॉजिक है। तो इतना समझ में आपको आ गया। तो वो कौन सी चीज़ है जिस पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। देखिए, द मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण होता है कि कितना बल लगा रहा है, उसका वैल्यू। ठीक है, मान लीजिए 6 न्यूटन का बल लगाया तो वही मैग्नीट्यूड होता है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बायोएंट फोर्स डिपेंड, वो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? डिपेंड अपॉन, वो किस चीज पर निर्भर करेगा बताइए? ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लड, डेंसिटी ऑफ द फ्लड, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, या फ्लड लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, एंड एल्सो ऑन द ऑब्जेक्ट डेंसिटी, सिर्फ लिक्विड का नहीं, एंड एल्सो ऑन द ऑब्जेक्ट डेंसिटी। अब ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है वो आपको समझ में पूरी तरीके से अभी तक तो नहीं आया होगा, तो मैं समझा देता हूँ। देखिए, जो बायोएंट फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब क्या कि कितना बल लगा रहा है बायोएंट फोर्स, वो दो बातों पर निर्भर करता है। एक जो बात है वो ये है कि वो लिक्विड की डेंसिटी कितनी है। लिक्विड की डेंसिटी के बढ़ने से जो बायोएंट फोर्स होता है वो भी इंक्रीज करता है। क्लियर है बात? तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लिख देता हूं तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। कहने का अर्थ ये है कि लिक्विड की डेंसिटी, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सबको नोट करते चलिए। डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर इंक्रीज करेगा तो आपको बायोएंट फोर्स जो है क्या होगा? बायोएंट फोर्स जो है वो आपका इंक्रीज करेगा, और ये अगर डिक्रीज करेगा तो ये भी डिक्रीज करेगा। मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बायोएंट फोर्स जो होता है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डेंसिटी ऑफ लिक्विड के। माने डेंसिटी बढ़ने से बायोएंट फोर्स जो है वो ज़्यादा लगने लगता है। ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न बड़ा साफ है। देखिए, ज़्यादा डेंसिटी मतलब ये हुआ कि उसमें जो पार्टिकल्स होंगे लिक्विड में वो ज़्यादा निकटतम होंगे। ठीक है, तो उनको तोड़ करके एक तरह से जब ऑब्जेक्ट को आप इमर्ज कर रहे हो तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उन लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, तो उसको तो तोड़ रहे हो ना आप, है ना। तो उसको तोड़ने में आपको कठिनाई होगी क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है। आप कहिएगा सर हाँ ये तो समझ में आ रहा है, बट आप एक एग्जाम्पल दे दीजिए तो ज़्यादा बेटर में मतलब बेटर समझने में होगा। तो इजराइल का नाम सुना है आपने? अब इजराइल का नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि एक नदी है, एक नदी नहीं है, एक सी है जो बहुत सारे देश को छूती है, टच करती है, बट इजराइल वहाँ पर मेन है जिसके बारे में सबको मालूम है, इसलिए मैंने इजराइल का नाम लिया। तो इजराइल के बगल में स्पेशली एक जगह है जहाँ पे मतलब एक सी है, उसका नाम है डेड सी। नाम सुना है? डेड सी नाम है। उसकी खासियत ये है कि वहाँ पर उस सी में जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी बहुत हाई है। प्रश्न ये उठता है कि डेंसिटी क्यों हाई है? क्योंकि उसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अब कहिएगा सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है तब तो बहुत जीना मुश्किल, तो हाँ बिल्कुल जीना मुश्किल है वहाँ पर आपको एक भी जंतु दिखाई नहीं देगा उस सी में। अब इतना समुद्र है, महासागर है, सब जगह आपको बहुत सारा जीव मिल जाएगा। 70% क्रिएचर तो समुद्र में ही निवास करता है क्योंकि 70% से ज़्यादा तो समुद्र ही है ना हमारे पूरे अर्थ सरफेस पे। लेकिन मैं वो नहीं समझाना चाह रहा हूँ, मैं समझाना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि अगर उस सी में आप जा कर के तैरना भी छोड़ दीजिएगा तो आप नीचे नहीं जाइएगा, डूबिएगा नहीं आप, है ना। आप आराम से बस ऊपर तैरते रहिएगा। आपने जादू देखा है ना, कोई कोई ऐसे कर लेता है और ऐसे बस मतलब लिक्विड पे ऊपर तैरने लगता है, तो वहाँ पर एक्चुअल में ऐसा होता है। ठीक है, कहिएगा सर कोई तो डूबता नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं डूबेगा, ऐसे ही तैरते रहेगा। लेकिन उसको तकलीफ़ किस बात की होगी कि सॉल्ट जितनी मात्रा में वहाँ पर है वो इतनी मात्रा में है कि वो उसके स्किन पर प्रभाव डालना शुरू करेगी और पूरा स्किन गायब हो जाएगा।
और अंततः 2 या 3 या 4 दिनों के अंदर वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, उसको व्हेल मछली नहीं खाएगी या उसको कोई जीव नहीं खाएगी, उसका वो तो डर ही नहीं करे, बिकॉज वहाँ पे कोई होता ही नहीं है। बट समझ लीजिए, आप सर्च मार सकते हैं गूगल पे और ये आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने सिर्फ ये एग्जाम्पल दिया था आपको, और उसमें मैंने देखा, अभी हमने देखा कि जो तैराक होंगे अगर वो जाएंगे वहाँ पर तो उनको तैरने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी डेड सी में। रीज़न क्या है कि डेंसिटी ज़्यादा है। तो ज़्यादा डेंसिटी लिक्विड के होने से क्या होगा, बायोएंट फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो ऑब्जेक्ट को ऊपर तैरा के रखेगा, ना कि नीचे उसको जाने देगा। बात क्लियर है। और दूसरी बात, ऑब्जेक्ट के डेंसिटी पर डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट का डेंसिटी अगर ज़्यादा होगा तो बताइएगा उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा, हाँ या ना। नीचे ग्रेविटेशन फोर्स भी लगेगा ना, नीचे पृथ्वी भी तो है, तो वो उसको ज़्यादा स्पीड में है ना खींचेगी, क्योंकि वहाँ पर उसका क्या होगा, वेट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा वेट के कारण वो ऑब्जेक्ट, डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होती है उसका वेट ज़्यादा होता है। क्लियर है इतना बात। मैंने इसको भी समझाना पड़ेगा। एक क्लास में 20 बच्चे बैठे हुए हैं और एक क्लास में 40 बच्चे बैठे हुए हैं, किसकी डेंसिटी ज़्यादा है? 40 बच्चों का। तो वेट किसका ज़्यादा होगा? 40 बच्चों का। क्लियर है। तो डेंसिटी ज़्यादा होने से ऑब्जेक्ट का क्या होगा, बायोएंट फोर्स कम होगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, यहाँ पर स्क्रीन पे कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो फिर से स्क्रीन पर एक फ़ोन आ गया था, तो आप देख लीजिए यहाँ पर कि जो मैग्नीट्यूड होता है बायोएंट फोर्स का वो डेंसिटी पर डिपेंड करता है। मतलब एक तो चीज़ हो गया कि डेंसिटी ऑफ बायोएंट फोर्स जो होता है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड के डायरेक्टली है, लेकिन यही बायोएंट फोर्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के। और ये क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। तो ये दोनों में आपको बेसिक समझ में आया अंतर। ठीक है, तो ये मैंने अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। अगर फिर भी डाउट है तो आप क्लियर कर लीजिए। देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला बताइए। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर वॉल्यूम, है ना। मास पर वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। मास के बारे में मैंने बताया था कि एक ऑब्जेक्ट का मास ये डिसाइड करता है कि उसमें मटेरियल का कितना मैग्नीट्यूड है, मटेरियल कितनी मात्रा में है। ठीक है, तो मास हर एक जगह कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये तो क्लियर है, मास आपका कांस्टेंट हो गया। अब वॉल्यूम माने क्या हुआ, मैं आपको समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है, और इस सब का साइड दिया हुआ है 1 1 1 1, मतलब हाइट भी, लेंथ भी, ब्रेथ भी। तो इसका वॉल्यूम कितना निकलेगा, 1 मीटर क्यूब होगा। बताइए जल्दी, 1 × 1 × 1 1 मीटर क्यूब। तो इस 1 मीटर क्यूब में, इस 1 मीटर क्यूब में जितना ज़्यादा मास होगा, है ना, उतना ही ज़्यादा डेंसिटी। क्योंकि मास जैसे ही कमेगा, क्योंकि ये तो अब कांस्टेंट रहने वाला है, 1 मीटर क्यूब कांस्टेंट रहने वाला है, तो क्लियर है कि वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पर, मास पर। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, मास घटेगा तो डेंसिटी घटेगा। आप कहिएगा सर अभी कुछ देर पहले मास तो आप कांस्टेंट बोले थे, अब यहाँ पे अलग अलग काहे बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं भैया अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए, वो बोला जाता है एक ही ऑब्जेक्ट के लिए, कि एक ऑब्जेक्ट का मास अगर यहाँ पर ही सेम है, मतलब 10 है kg, तो मंगल ग्रह पर भी 10 ही kg होगा। वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का मास के लिए अलग अलग पोजीशन के लिए बताया गया है सर, नॉट अलग अलग ऑब्जेक्ट का, क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट का तो मास अलग अलग होता ही है। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं थोड़ा सा और बायोएंट फोर्स के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा जब आगे जा कर के एक कॉन्सेप्ट पढ़िएगा आर्किमिडीज जी का, वो एक प्रिंसिपल दिए हैं, और उस प्रिंसिपल को समझने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, जो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल के नाम से। अभी आप कॉन्सेप्ट ऑफ बायोएंसी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ लिक्विड इज कॉल्ड बायोएंट फोर्स। बायोएंट फोर्स का यही डिफिनेशन हुआ, ठीक है। ये तो बायोएंसी हुआ, और बायोएंट फोर्स को अगर हम डिफाइन करें तो क्या होगा, दोनों सेम ही है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। बस सिंपल सा लॉजिक है कि ये एडजेक्टिव की तरह बिहेव करने लगता है। तो बायोएंट फोर्स क्या होगा, तो ए फोर्स विच इज, जो लगाया जाता है, विच इज एक्सर्टेड, एक्सर्टेड मतलब लगाया जाता है बाय द लिक्विड, है ना, बाय लिक्विड इन
अपवर्ड डायरेक्शन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है अपवर्ड डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड डायरेक्शन में किसी भी लिक्विड के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट पर, है ना, अगर बल लगाया जा रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे उसको? बायोवेंट फोर्स के नाम से जानेंगे। ठीक है। अब बायोवेंट फोर्स तो कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, लेकिन कहीं कहीं एक और नाम आ जाता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका निक नेम लिखिए, निक नेम। निक नेम होता है अपथ्रस्ट, THRUST, अपथ्रस्ट होता है। तो बायोवेंट फोर्स कैसा फोर्स है? जो किसी लिक्विड के द्वारा लगाया जाता है अपर डायरेक्शन में। थोड़ा सा आप बना बना के लिख सकते हैं इसमें। और निक नेम जो इसका है वो क्या है आपका? अपथ्रस्ट है। यानी कहीं लिख दिया जाए कि व्हाट इज अपथ्रस्ट फोर्स, तो कंफ्यूजन नहीं खाइएगा, समझ लीजिएगा कि अपथ्रस्ट फोर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि सर कॉज क्या है, कारण क्या है कि बायोवेंट फोर्स लगता है। ठीक है। बायोवेंट फोर्स क्यों लगता है, इसको बताने के लिए बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल मैं दूंगा। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे दीजिए, कॉजेज ऑफ बायोवेंट फोर्स। बायोवेंट फोर्स, कॉजेज ऑफ बायोवेंट फोर्स क्या होगा समझिएगा। कारण आपको बताना है बायोवेंट फोर्स का। तो समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा जो आपने पहले पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया है। देखिए, आपने इस फोर्स के बारे में पढ़ा है, रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल इसको बोलते हैं। कहिएगा सर पढ़ा तो है बट अभी याद नहीं है, थोड़ा सा रिवीजन करवा दीजिएगा तो बेटर रहेगा। तो करवा देते हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर आपने इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, और एक और मैन है और उसने आपके अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो क्लियर है कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो और उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो तो उसको पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं 10 न्यूटन। और अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है इधर और कोई फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको क्या माइनस से डिनोट करते हैं। तो 10 और ये 5 कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन। और किस डायरेक्शन में? इस तरफ। यानी ये ऑब्जेक्ट मूव तो करेगी, लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि उतना फोर्स नहीं लगा पा रहा हूँ। आपको लगेगा कि मैं ज़्यादा लगा रहा हूँ फोर्स और ये चल बहुत कम रहा है। रीज़न क्या है कि 5 न्यूटन अपोजिट में भी लग जा रहा है, तो आपका एक्चुअल में 5 न्यूटन ही फोर्स काम कर रहे हैं यहाँ पे। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यानी जब 2 या 2 से अधिक बल किसी एक ऑब्जेक्ट पर काम करता है, जब 2 या 2 से अधिक बल एक ऑब्जेक्ट पे काम करता है, तो उसमें जो सुप्रीम होता है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो जाता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं, उस फोर्स को बोलते हैं जिसके कारण वो बढ़ा आगे की तरफ, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। बात समझ में आ गई भाई? चलिए अब बढ़ते हैं कि सर ये बताने की ज़रूरत क्यों थी। तो ज़रूरत थी, अब समझिएगा थोड़ा सा। देखिए, इनको जानते हैं, कंटेनर है और यहाँ पर ये लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड जी लिक्विड जी लिक्विड जी लिक्विड भर गया। चलिए, अब यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट एक इमर्ज किया हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से। चलिए, अच्छा, एक आपने एग्जाम्पल लिया था, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा। एक्सपेरिमेंट आपने क्या किया होगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को, या अगर आप जैसे जैसे नीचे जाते हो, आप अगर जैसे जैसे नीचे जाते हो वैसे वैसे प्रेशर लिक्विड का बढ़ते जाता है। क्या आप जानते हैं ये? चलिए, इसको घर पे आप एक्सपेरिमेंट करिएगा। अगर आपको करना होगा तो आप एक पॉलीथीन लीजिएगा और उस पॉलीथीन के सबसे पहले 2 पॉलीथीन लीजिएगा। ठीक है। एक पॉलीथीन में क्या करिएगा, पानी पूरा भर लीजिएगा ऊपर तक। और करना क्या है कि हाफ जहाँ पे होगा ना दूरी, मतलब उस पॉलीथीन का जो हाफ होगा वहाँ पे एक होल करिएगा। आप देखिएगा कि उसमें से पानी निकलेगा और एक फोर्स से निकलेगा और कुछ दूरी पर वो कवर करेगा। चलिए, अब दूसरा काम करिए, नीचे होल करिएगा दूसरा पॉलीथीन में जो आपने बचाया हुआ है। और नीचे करने पर आप देखिएगा कि जितनी दूरी ये लिक्विड फोर्स आउट करके से बाहर नहीं निकलता है इस तरीके से, तो ये कम दूरी तय करेगा और वो वाला ज़्यादा दूरी तय करेगा। रीज़न क्या है कि ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। तो जैसे जैसे लिक्विड में, किसी भी लिक्विड में आप अंदर जाते हो, बॉटम में जाते हो, वैसे वैसे वो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करता है। बात समझ में आ रही है? यानी अगर इस ऑब्जेक्ट की बात करें, अगर हम इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए, और एक और खासियत होती है, एक और खासियत लिक्विड की होती है कि लिक्विड जो होता है वो हर एक डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है। अगर ये इधर से इधर की तरफ बल लगा रहा है तो इधर से इधर की तरफ भी बल लगाएगा, तो ये दोनों तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा क्योंकि इक्वल फोर्स लगाता है। अब ध्यान दीजिएगा,
अभी आपने पढ़ा कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाता है वैसे वैसे आपका प्रेशर बढ़ते जाता है। तो क्लियर है कि इस वाला पार्ट पर जो प्रेशर होगा वो कम पड़ेगा और इस वाला पार्ट पर ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि ये गहराई में ज़्यादा है और ये गहराई में क्या है, कम है। क्लियर है? तो इस पे कम लगेगा, इस पे ज़्यादा लगेगा। और यहीं पर तो ये फोर्स लगता है ना नीचे से ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि ये जो फोर्स होगा जो यहाँ नीचे इस वाले पार्ट पे लग रहा है, और इस वाले पार्ट पे कौन सा फोर्स लगता है, नाम जानते हैं, बायोएंट फोर्स। कौन सा फोर्स काम करता है, बायोएंट फोर्स। तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला काम करेगा, लेकिन मान लीजिए ये 5 न्यूटन करेगा तो इधर से 10 न्यूटन कर देगा, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये 5 न्यूटन ऊपर की तरफ इस पर फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कौन हो गया, बायोएंट फोर्स। जैसे यहाँ पर सुप्रीम ये 10 न्यूटन हो गया था, तो यहाँ पर ये सुप्रीम हुआ क्योंकि ये वाला तो न्यूट्रलाइज हो गया और ये वाला 10 न्यूटन 5 न्यूटन को हरा करके खुद सुप्रीम लीडर बन गया और यहाँ पर उसने रिजल्टेंट फोर्स की तरह काम किया। यानी यहाँ पर बायोएंट फोर्स जो है वो एक तरह से काम करने लगता है। तो आपको कारण पता चला, कॉजेज ऑफ बायोएंट फोर्स। क्लियर है इतना कि रीजन क्या है बायोएंट फोर्स का? तो रीजन यही है कि रिजल्टेंट फोर्स जो आता है, जैसे जैसे लिक्विड में आप नीचे जाते हो वैसे वैसे प्रेशर ज़्यादा होता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट पर निचला जो हिस्सा होगा वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लिक्विड लगाएगा ऊपर की तरफ, ऊपर की अपेक्षा, और इस कारण से वो सुप्रीम बन जाएगा और आपका जो बायोएंट फोर्स है वो वर्क करने लगता है। अब आपको ये पिक्चर के द्वारा मैंने शो आउट करना था मुझे, तो आपको स्क्रीन पे पिक्चर दिख गया होगा, एक मैंने दिखाया हुआ है स्क्रीन पे, उसको ध्यान से देखिए और उस पिक्चर में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंटल है चीज़ जो आपको पिक्चर में दिखेगी। तो उस पिक्चर के आधार पे हम बोल सकते हैं कि द मैक्सिमम लॉस इन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेक्स प्लेस व्हेन इट इज फुल्ली इमर्ज इन ए लिक्विड। उस पिक्चर को ध्यान से देखिए, उस पिक्चर को ध्यान से देखिए, वो बुक में भी दिया हुआ रहता है। तो उस बुक में जो पिक्चर है उसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल किया गया है। और आप देखिए उस पिक्चर में ध्यान से देखिए तो उसमें क्या हो रहा है कि पहले वजन 150 ग्राम था जब वो लिक्विड से पूरा बाहर था, जब वो थोड़ा सा इमर्ज हुआ तो 140 ग्राम हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो 130 और फुल्ली हुआ तो 120। दैट मीन्स क्या है कि द मैक्सिमम लॉस इन वेट कब हो रहा है, द मैक्सिमम लॉस इन वेट कब हो रहा है, द मैक्सिमम लॉस इन वेट कब हो रहा है बताइए। तो वो तब हो रहा है जब वह फुल्ली इमर्ज हो रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि द मैक्सिमम लॉस इन वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेक प्लेस when it fully emerged in the liquid। जब वो लिक्विड में फुल्ली इमर्ज हो जा रहा है, डूब जा रहा है, तब उसका सबसे कम हो रहा है। तो यहाँ पर हम इससे एक और जानकारी ले सकते हैं उस वाले सेंटेंस से। अब कहिएगा सर क्या, इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम बायोएंट फोर्स जो लगेगा, बायोएंट फोर्स जो लगेगा है ना, मैक्सिमम बायोएंट फोर्स टेक्स प्लेस वो तभी लगेगा है ना व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फुल्ली इमर्ज्ड। सेम चीज, क्योंकि जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा बायोएंट फोर्स उतना ही ज़्यादा उसका वेट क्या होगा, कम होगा। जितना ज़्यादा नीचे से फोर्स लगेगा उतना ही ज़्यादा उसका वेट कम होगा। तो वो कब कम हो रहा है, आपने अभी एक पिक्चर देखा था स्क्रीन पर, तो उसके आधार पे आप कह सकते हैं कि जब वो सबसे ज़्यादा, यानी जब वो फुल्ली इमर्ज पूरी तरीके से जब डूब जाता है वो ऑब्जेक्ट, तब उसका वजन बहुत कम हो जाता है। और ये एक्सपेरिमेंटली हम लोग किए हैं। अगर आप देखिएगा कि किसी भी आप नहर या तालाब में कभी स्नान करने गए हों, है ना, सोन नदी बगल में ही है, तो वहाँ पर आप देखिएगा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप पानी में उठा रहे हो, पत्थर को, एक बड़े से पत्थर को, तो आसानी से उठा लेते हो, लेकिन जैसे ही वो लिक्विड के बाहर आता है तो बहुत ही ज़्यादा वजन हो जाता है और कभी कभी तकलीफ भी आपको हो जाती है। अब बढ़ते हैं और इसका एक मेन कॉन्सेप्ट जानते हैं, वो है आपका कि कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो बायोएंट फोर्स को क्या करता है, प्रभावित करता है।
तो इतना जो मैंने पढ़ा दिया है ना इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा बस आप दिमाग लगाइएगा तो हो जाएगा। तो यहाँ पर हेडिंग दे दीजिए फैक्टर्स, है ना, विच इफेक्ट, है ना, द बायोवेंट फोर्स, जो बायोवेंट फोर्स को क्या करेगा, इफेक्ट यानी उसको प्रभावित करेगा, वो कौन सा है। तो फैक्टर अफेक्टिंग बायोवेंट फोर्स, या लिख लीजिए फैक्टर्स विच अफेक्ट द बायोवेंट फोर्स, सेम ही चीज़ है। तो पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो कौन सी चीज़ है कि जिस पर ये डिपेंड करता है, फैक्टराइज करता है। तो ये लिखने वाला हूँ मैं यहाँ पर, द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब जानते ही होंगे आप, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, यानी कितना फोर्स वो लगा रहा है। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ बायोवेंट फोर्स, बायोवेंट फोर्स के द्वारा जो मैग्नीट्यूड लगाया जा रहा है, इज डिपेंड, वो निर्भर करता है, अपॉन, किस पर निर्भर करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ बायोवेंट फोर्स इज डिपेंड अपॉन, द फर्स्ट लिख लीजिए, वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम पर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो जिसका वॉल्यूम यहाँ पे मायने रखता है वो है वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड ऑब्जेक्ट, है ना, जो पानी में डूबा हुआ ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम कितना है और किस तरीके से, ध्यान दीजिएगा। देखिए मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसका वेट है 10 न्यूटन, इसका वेट है 5 न्यूटन। क्लियर है। अब बोलिएगा सर वेट केजी वगैरह न्यूटन में ही लिखा जाता है, पता है ना आपको। तो ये 10 न्यूटन वेट है और ये 5 न्यूटन वेट है, और वॉल्यूम इसका कितना है 5 मीटर क्यूब, और इसका वॉल्यूम कितना है 5 मीटर क्यूब। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में जाएगा कि छोटा लग रहा है सर ऐसा कुछ, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। अब बायोवेंट फोर्स आपको क्या लगेगा, किस पर ज़्यादा लगेगा। आपके मन में आ रहा होगा सर इसका 10 न्यूटन वेट है तो इस पर ज़्यादा लग जाएगा। मैंने आपको ये नहीं पूछा है, मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू देने के लिए नहीं बोला है ना। वो तो ये वैल्यू एक्चुअल में, ये जो 10 न्यूटन है ये आपको ग्रेविटी का बता ही दे रहा है वैल्यू, है ना, और ये 5 न्यूटन। मैं बोल रहा हूँ कि बायोवेंट फोर्स का, तो बायोवेंट फोर्स वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, और वॉल्यूम दोनों का क्या है, सेम है। इसका मतलब कि दोनों पर जो बायोवेंट फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ बल, वो क्या होगा, सेम लगेगा। यानी अगर ये 10 न्यूटन लगाएगा तो ये भी 10 न्यूटन लगाएगा। तो फर्क कहाँ पर है, ये डूब जाता है, लेकिन क्यों डूब जाता है, क्यों, क्योंकि ये 10 न्यूटन है तो ये इस पर ग्रेविटी का बल जो है वो क्या है, ज़्यादा है ना, तो ये नीचे इमर्ज कर जाएगा। तो यहाँ पर क्लियर है। यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, यानी ये सुपरवेसी जो होगी वो किसकी हो जाएगी, ऊपर वाले की, जो नीचे की तरफ जा रहा है, और ये बेचारा कम पड़ जाएगा। क्लियर है बात। तो अगर ऊपर से नीचे की तरफ बल लगा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ बल लग रहा है, तो नीचे से ऊपर की तरफ बल लगने के लिए क्या वो खोजता है, वॉल्यूम, एकदम वॉल्यूम खोज लेता है। इसलिए जहाज़ों को बड़ा बनाया जाता है, वाइड बनाया जाता है, और इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो उसमें वॉल्यूम वो ज़्यादा कंटेन कर सके। और नीचे की तरफ बल लगाने के लिए वो क्या होना चाहिए, वेट होना चाहिए, मास होना चाहिए, ठीक है। तो जिसका सुपरमेसी आ जाए, तो हम लोग वॉल्यूम को इतना बढ़ा देते हैं ना कि इसको वो निगलेक्ट कर देता है, और कितना भी बड़ा जहाज जो है फिर डूब नहीं पाता है, फिर हम बहुत बड़े बड़े जहाज बना लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ इमर्ज्ड ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, एक फैक्टर तो आपका यहाँ पर हो गया, और दूसरा जो है वो है आपका डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और जो सेकंड फैक्टर है भैया वो है आपका डेंसिटी ऑफ द, किसका, लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, ये मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, यानी लिक्विड की डेंसिटी कितनी है। मैंने अभी बताया था इसके पहले वीडियो में कि लिक्विड का डेंसिटी ये मायने करता है, क्योंकि जब ऊपर से वो नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो वो पार्टिकल्स पर एक फोर्स लगाएगा, और पार्टिकल्स कहें कि नहीं मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूँ एक दूसरे का साथ, तो वो उसको ऊपर की तरफ धक्का देंगे एक तरह से। तो जितना ज़्यादा वो एक दूसरे से चिपकेंगे, और ज़्यादा चिपकने के लिए मतलब क्या, डेंसिटी ही ना, डेंसिटी जितना ज़्यादा उतना चिपके हुए पार्टिकल्स आपस में। तो यही कारण है कि दो फैक्टर यहाँ पे लिखा गया, वॉल्यूम ऑफ इमर्ज ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ बायोवेंसी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद क्लास 9 इस वीडियो को पूरी तरीके से देखने के लिए।